उदारवाद का पहला चरण, फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद के पहले चरण को नकारात्मक उदारवाद भी माना जाता है, नेगेटिव लिबरलिज्म। अब आपको याद दिला दें कि शब्दों से हम शब्द को निकालते हैं और कैसे हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ता है, हिस्टोरिकल नहीं। अच्छा, जब हम लिबरलिज्म शब्द की बात आएंगे, जहां हमारे सामने उदारवाद शब्द दिखे, उसका मतलब होता है व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, संविधानवाद या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक शब्द आपके सामने जैसे दिखे उसमें मतलब जैसे भी इवन लिबरलिज्म जहां भी हमने लिख दिया उसके वही बेसिक मतलब होंगे। इसे कई बार कहा जाता है पढ़ने में अगर हम समझ के पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें आसानी होती है। अब सवाल है, उदारवाद तो हमने देख लिया कि इट बिलीव्स इन लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, आजादी की बात करता है, व्यक्ति की बात करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की बात करेगा। लेकिन फिर नेगेटिव का मतलब क्या है? तो नेगेटिव का ये मतलब हो जाता है कि जो पहला फेज है उदारवाद का, वो जो राज्य के काम नकारात्मक मानता है। क्योंकि आप याद रखिए, उदारवाद हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत, और पॉलिटिकल थियरी का संबंध राज्य सरकार के साथ होता है। तो जो उदारवाद राज्य के कार्य को नकारात्मक मानता है, या जो उदारवाद राज्य के काम को पुलिस स्टेट जैसा मानता है, नाइट वॉचमैन स्टेट जैसा मानता है, उसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक। अब अगर राज्य का नकारात्मक काम है, नेगेटिव फंक्शंस ऑफ स्टेट मीन्स स्टेट इज जस्ट लाइक अ नाइट वॉचमैन। और आप जानते हैं नाइट वॉचमैन या हिंदी में क्या है, रात्रि प्रहरी, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम देवनागरी लिपि में भी लिख के अंडरलाइन कर सकते हैं। नाइट वॉचमैन का काम नकारात्मक होता है या सकारात्मक? भाई, नाइट वॉचमैन हमेशा नकारात्मक काम करता है, और यहां नकारात्मक का मतलब होता है आपके पास जो चीज है उसे छीना नहीं जाएगा, लेकिन आपको कुछ दिया नहीं जाएगा। अब क्लास में आते हैं, क्लास में आना नकारात्मक है या सकारात्मक? क्यों? कुछ आप लेके जाते हैं, कुछ सीख के जाते हैं, तो दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है पुलिस स्टेशन का काम नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। पुलिस स्टेशन का मूल काम क्या है? जो आपके पास है सामान, वो कोई छीनने ना पाए। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं है तो पुलिस का कोई इससे मतलब नहीं है। अब मान लीजिए कि 1 महीने का आपका दिल्ली में कहीं पैसा जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, और जाके 100 नंबर का कंप्लेन कर दिया कि हमें 1 महीने खर्चा दिया जाए, तो पुलिस क्या करेगी? अब देखेंगे, नाइट वॉचमैन का मूल काम होता है सिटी बजाए रखना। नाइट वॉचमैन इज लाइक ए व्हिसिल ब्लोअर, वो सिटी बजाती रहेगी और ये आपको दूसरे के अतिक्रमण से सुरक्षा दे देगी। लेकिन अगर आप खुद बीमार हैं तो नाइट वॉचमैन आपके लिए दवाई लेकर नहीं आएगा। इसलिए जो कहते हैं राज्य काम नकारात्मक है, इट्स लाइक नाइट वॉचमैन स्टेट। तो हमने कहा एक एक शब्द को हम वो ध्यान से पढ़ते हैं। यही जब अगर आप शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर लगेगा भारी भरकम चीज है। अच्छा, इसी स्टेट को हम ये भी कह सकते हैं पुलिस स्टेट, पुलिस राज्य। ये भी आप जानते हैं पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम नकारात्मक है सकारात्मक? क्या है? नकारात्मक। पुलिस का काम नकारात्मक है। नकारात्मक इसलिए है कि पुलिस हमें कभी कुछ देती नहीं है। अभी तक आपको पुलिस ने कभी कुछ दिया है? अच्छा, पुलिस स्कॉलरशिप देती है, ब्रेकफास्ट देती है, लंच, डिनर, कुछ भी नहीं देती। पुलिस क्या देती है? सुबह सुबह उसका नाम नहीं लेंगे, सुबह सुबह नकारात्मक बात कीजिए।
वैसे नकारात्मक हमें करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ बातें हमको बतानी पड़ रही है। इसे नकारात्मक उदारवाद का सीधा सा मतलब है राज्य का काम कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। जब स्टेट दो ही काम करेगा और स्टेट का इसका मतलब है, और तीसरा है सेना काम नकारात्मक होता है सकारात्मक। वैसे तो आजकल तो चीजें थोड़ा सा बदल गई हैं, लेकिन परंपरागत रूप में सेना का मूल काम नकारात्मक होता है। मतलब आर्मी प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। पाकिस्तान चीन हमारे ऊपर हमला न कर दें, देयरफॉर वी आर डिप्लॉइंग आर्मी ऑन द बॉर्डर। आर्मी हमें कुछ देती थोड़ी है, हमारे ऊपर हमले से बचाती है, इसका सीधा सा मतलब है। इसीलिए चूंकि राज्य के काम नकारात्मक है, इसलिए उदारवाद के स्वरूप को क्या कहा गया, नकारात्मक। अब आप देखिएगा, अगर राज्य के काम इस तरीके के नाइट वॉचमैन, पुलिस स्टेट और नागरिकों की रक्षा करना बाहरी हमले से, अब देखिए राज्य का काम कम है या ज्यादा? अच्छा, आज के कंपेयर करिए, आज राज्य का क्या क्या काम है? अब देखिए, ये राज्य का कम काम है या ज्यादा? कम काम है। इसलिए लॉक ने राज्य के कामों को सीमित रखा है। उदारवाद के पिता लॉक। लॉक इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म। लॉक ने राज्यों के कामों को सीमित कर रखा है। क्यों? राज्य का काम सीमित क्यों होना चाहिए? अगर सवाल यह है राज्य का काम सीमित होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा होगी। बात को बड़े सिंपल तरीके से समझ लीजिए। अब इसी बात को लॉक ने कहा, लॉक जो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी कि किसी कोई बात जो आज ही आप देख लीजिए उसको, लेकिन एग्जाम में बस हम लिख देते हैं लॉक, तो ऐसा लगता है कि लॉक पता नहीं कहाँ का आदमी था यार, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है जो आज आप देख रहे हैं? बहुत सीधी सी बात है। अगर राज्य सब कुछ काम करे, राज्य शिक्षा दे, स्वास्थ्य की सुविधा दे, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, सब कुछ राज्य करे, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या बचेगा? सीधी लॉजिक है कि नहीं भाई? सीधे से इसका मतलब है राज्य का काम बढ़ेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता नीचे जाएगी। भाई स्वतंत्रता का मतलब क्या? फ्रीडम ऑफ चॉइस। एक तो बात है, सही स्वतंत्रता बाजार देता है या राज्य देता है? सही स्वतंत्रता बाजार देता है या राज्य देता है? क्या? बाजार। बाजार में फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आप ऐसा डीओ लगा लीजिए पूरा क्लास महक रहा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। दिस इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। और अब देखिए राज्य के पास, अच्छा बाजार में आप जाएंगे, मोबाइल एक है कि 10 है? 10 है। कपड़े एक हैं कि 10 हैं? 10-50। फ्रीडम ऑफ चॉइस। एक बात याद रखिए, सही आजादी बाजार में ही होती है। और एक खास बात है, बाजार कभी मैं बाध्य नहीं करता। कई बार क्या होता है, हम किसी दुकान पे जाते हैं, 5 घंटा कपड़ा देखा, भैया ये भी दिखा दो। अच्छा, कई लोग शर्माते नहीं, जो बड़ा मुझे तो बड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है। 10 कपड़ा देख यार, कम से कम एक तो ले लो यार। 10 कपड़ा देख क्या गया, मुझे पसंद नहीं आया, जल्दी है। और दुकानदार बेचारा कुछ नहीं कर सकता, देखता रह जाता है। पूरा समोसा खा लिए, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। लो, मार्केट गिव्स एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ चॉइस। सही आजादी बाजार में होती है, ऐसा नकारात्मक उदारवादियों का मानना है। इसलिए एक बात याद रखिए, जब व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा, ऐसा उदारवादी मानते हैं। तो मैं एक आपको और विकल्प दे रहा हूं। उदारवादी इसलिए कहा जाता है, लिबरलिज्म शब्द ही बना हुआ है लिबर्टी से। लिबर लैटिन भाषा का लिबर शब्द है, जिससे लिबरलिज्म बना, आजादी बनी। अब सवाल है कि उदारवादियों से पूछा जाए कि ठीक है भाई, आप आजादी की बात करते हो और ये चाहते हो कि राज्य के काम कम से कम रहे, राज्य काम ज्यादा न होने पाए, और हमने एग्जाम्पल बता दिया हाउ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट लिमिट्स द लिबर्टी। बात को और व्यवहारिक एग्जाम्पल बता दें।
उत्तर कोरिया में राज्य का काम ज्यादा है या कम है? व्यक्ति की आजादी कहां तक है? सीमित है। व्यक्ति आजादी अपने आप सीमित हो गई। तो ऑप्शन दूसरा है, अगर राज्य न हो तो क्या होगा? हम एक ऐसा विकल्प पर विचार करें कि राज्य को ही खत्म कर दें, तो ऐसा ही पूर्ण आजादी मिलेगी। एक बात याद रखिए, राज्य अच्छाई है या बुराई है? स्टेट इज अ गुड और इट इज एन एबल? आपको याद दिला दें, हमें शास्त्र यही देखिए फर्क है। विषय की स्पष्टता, इसलिए हम नकारात्मक उदारवादियों के अनुसार सोचेंगे, पूरे उदारवाद के अनुसार नहीं। और आपने सब कुछ पढ़ा होगा इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं हम। मैं पूछ रहा हूं कि नकारात्मक उदारवादियों के हिसाब से क्या होगा? ये लोग मानते हैं राज्य इज ए नेसेसरी इबिल। राज्य क्या है? आवश्यक बुराई है। ये उदारवादियों का बड़ा शास्त्रीय उदार, अब ध्यान से देखना है कि जब पढ़िए तो इत्मीनान से पढ़िए कि शास्त्रीय उदारवादी क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद एक एक शब्दों को पढ़िए, कंपेयर करिए, फिर पेज पे बैठ के लिखिए ऐसे, तो अपने आप स्पष्टता होती जाएगी। हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। और मुझे तो थियोरेटिकल पोर्शन सबसे अच्छा इसी लगता है, कभी अपडेट ही नहीं करना है। बस हाफ स्लॉग जो कह दिया, आगे शुरू हो जाओ, हाफ स्लॉग खत्म हो गया। आईआर में थोड़ा देखना पड़ता है, यार ये मोदी रोज नए काम बढ़ा दे रहा है, एस जयशंकर है तो मामला आगे बढ़ेगा। फिर भी चूंकि सरकार रिपीटेड है, इसे पैटर्न बना रहेगा। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कभी कुछ कुछ होता ही रहता है। यहां दोस्तों कुछ नहीं होता, जो हो गया हो गया। अब जरा सोच के देखिए, नेसेसरी क्यों है? क्योंकि राज्य नहीं रहेगा तो आपका पॉकेट सुरक्षित रहेगा, चला जाएगा। राज्य नहीं रहेगा तो सुरक्षा कौन देगा? राज्य नहीं रहेगा तो बम स्क्वाड कौन लाएगा? राज्य नहीं रहेगा तो मेट्रो पर कोई चाकू को लेकर घुस गया तो कौन आएगा? और आप क्या सोच रहे हैं, आप इतने सुबह सुबह आ जाते हैं दिल्ली में, आराम से बैठ के क्लास कर लेते हैं और आसानी चले जाते हैं। आप शायद ये जानते हैं कि राज्य न होने का मतलब क्या होता है। अगर राज्य न होने का मतलब देखना चाहते हैं तो कुछ दिन अफगानिस्तान होकर चले आइए। एक अफगानिस्तान हमारे दोस्त थे, तो उनकी पोस्टिंग अफगानिस्तान कुछ साल के लिए हो गई, तो वो लगातार मुझे ज्यादा ही फोन करने लगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया यार? अच्छा, अच्छे दोस्तों के बीच बहुत कम बात होती, कभी कभी बात हो गई, क्योंकि दोस्ती फोन से नहीं होती। ये तो नए नए दोस्त, हेलो गुड मॉर्निंग। जिन संबंधों को रोज रोज ताजा करने की आवश्यकता पड़े, इसका मतलब संबंध है नहीं हो। तो उन्होंने ज्यादा मुझे फोन करना शुरू कर दिया। मैं कहा इसको क्या हो गया यार? मैं पूछ लिया, ये बताओ तो फोन इतना ज्यादा क्यों करते हो? मैंने कहा यार मुझे ये भरोसा नहीं कल मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैंने कहा ये क्या हो गया? कहा रोज मेरे सामने बम ब्लास्ट होता है, ये लोग मारे गए, ये लोग मारे गए। मुझे लगता है नेक्स्ट में भी अगला मैं हो सकता हूँ। हमें कोई बात नहीं है, मुझे मेरा दोस्त खोएगा नहीं, तुम आ जाओगे, चिंता मत किया करो। लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं था। इसी आज की इस परिस्थिति में आप समझ नहीं सकते कि राज्य न होने का मतलब क्या होता है। क्योंकि आपको तो जो चीजें कई बार अनुपस्थित होती है उसी की पता चलती है। अब आपके पास पैसा शुरू से भरा पड़ा है तो आप जानते नहीं भाव का मतलब क्या है। नेसेसरी है, लेकिन एबिल क्यों है? बुराई है, अच्छाई नहीं है। बुराई क्यों है? नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्लास के लिए आना है और आप जल्दी से मेट्रो में घुस जाना चाहते हैं, और जो वहां पे सीआईएसएफ का जवान बैठा हुआ, रुको रुको रुको, इधर लाइन में हो, लाइन में हो। अच्छा, जब आप घुसना चाहते हैं कोई लाइन में आपको बोल दे तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, बुरा बहुत लगता है। उसके बाद जब ऊपर से नीचे तक वो हमारी मालिश करता है, यहां से वहां दबाना शुरू करता है, यार कोई कमजोर आदमी हो तो कई बार आपको मन होगा, अच्छा तुम कई बच्चे बारात रात पढ़ते हैं, तो रात रात उनको पढ़ो तो मन हुआ कि जब थोड़ा सा थक रहे हैं बाहर जाके यहीं चाय पी ले। और बाहर जाके जैसे चाय पीने निकले, पुलिस स्टेशन, कहाँ कहाँ? तो चाय पीने आए, घर में जाओ, घर में, ये समय चाय पीने का नहीं है।
क्या अजीब सी बात है, कौन सा समय चाय पीने का है वो तो मैं बताऊंगा, तुम बताओगे। इसे क्या है? बुराई। इसे याद रखिए, राज्य चूंकि आवश्यक बुराई है। अब इस वजह से एक बात उदारवादियों के हमेशा ध्यान में रखिए, राज्य नहीं रहेगी फिर तो आजादी नहीं मिलेगी। उदारवादी ऐसा मानते ही नहीं। आजादी राज्य के बिना मिलेगी नहीं, राज्य तो होगा, लेकिन राज्य, एक उदारवादी बड़ा बीच बीच का पॉइंट लेते हैं। इसका मतलब है, अब जब उदारवाद नहीं आया था उसके पहले भी तो राज्य था। राज्य कैसा था? राजा का, महाराजा का, भारी भरकम राज्य। राज्य हर कुछ काम करता था। स्टेट वॉज ओवर आर्किंग, इट वॉज मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, इट वॉज अ पैटर्नल इन नेचर। पिता जैसा, पिता हमारे हर जीवन का देखभाल करता है, वैसा राज्य था। इसे तो पितृसत्तात्मक राज्य। आपको ये पितृसत्तात्मक राज्य, तानाशाही राज्य, राजतंत्री राज्य, सबके मतलब एक है। राज्य रहेगा लेकिन पैटर्नल नहीं। राज्य रहेगा क्योंकि अराजकता में किसी की आजादी संभव नहीं है। अराजकता में आजादी संभव नहीं है, इसलिए उदारवादी से आजादी की बात करते हैं। वो विधि का अभाव नहीं है, प्रतिबंधों का अभाव है। इस बार पीटी में क्या सवाल पूछा गया था? स्वतंत्रता का मतलब क्या है? ये लॉक का स्टेटमेंट है। इसे साफ तौर पे है, पेपर सेट करने वाले पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है, ये लगातार 3 साल के पैटर्न देख लीजिए। और एक बात ऑफ रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, किसी को बताइएगा मत। इस समय यूपीएससी के पैनल में जितने पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, उसके कारण अगले 5 साल तक वो लोग बने रहेंगे। मुझे डाउट था सरकार चेंज होगी तो चेंज हो सकते थे। अगले 5 साल में पोल साइंस में मार्किंग अच्छी ही रहेगी, क्योंकि पैनल में ऐसे लोग हैं। मार्किंग अच्छी रहेगी, ये बात मेरी अब देख लीजिएगा। भाई प्रोफेसर का फर्क तो पड़ता है। हम लोगों को एक प्रोफेसर पढ़ाते थे, उसको नंबर ही नहीं देते थे। मतलब खींच, अगर उनके, हम लोगों के डिपार्टमेंट टॉपर कौन होता था? 50% टॉपर। और अभी तो मैं देखता हूं बच्चे जो कहते हैं 80% बस बस बहुत अच्छी बात है। कई प्रोफेसर तो नंबर ही नहीं देते। जब मुझसे पूछा था, भाई सर ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, जब नंबर तुमको मिल जाएगा, तुमको ये लग जाएगा मैं ही सब कुछ जानता हूं, अभी तुम जानते नहीं। इसलिए क्या है? आवश्यक बुराई, नेसेसरी बिल है। तो राज्य को रखना है, नहीं रखना है? रखना है। और आवश्यक क्यों है? पुलिस के लिए एक बात हमेशा संकल्पनात्मक रूप में एक बात दूसरे जुड़ जाती है। आवश्यक क्यों है? और चूंकि बुराई है, इसलिए राज्य का विचार नकारात्मक है। राज्य काम नकारात्मक है। इसका मतलब यह हो गया कि राज्य, स्टेट इज एसेंशियल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। और जब इस बार जो पीटी में सवाल आया था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधों का अभाव। क्या? एक ही आंसर होगा, प्रतिबंध का अभाव, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। उसके अलावा 4 ऑप्शन में कोई आंसर नहीं होगा, उसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है। अरे छोड़ो, वो वही यही बावरापन है। मैंने बता दिया तो रेफरेंस आप किसी और का दे रही हो, क्या मतलब है उसका? डाउट क्या है? नॉट एट ऑल। 70% डाउट नहीं है। इसे संदेह जीवन को खत्म करता है। मेरी शरण में आइए, गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि यार ये संशयति आत्मा विनिश्यति। अब यही युवाओं को प्रॉब्लम है कि उनका संशय, किसने मुझे नहीं पता किसने आंसर में क्या दिया है, जो आंसर है वो है। और यूपीएससी देख लीजिएगा आगे चल के आएगा। अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी याद रखिए, आजादी कैसी होगी? विधि का अभाव या प्रतिबंध का अभाव? प्रतिबंध का अभाव। और प्रतिबंध का सीधा सा मतलब है, आपके जीवन में दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर आपके जीवन में दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, देयरफॉर यू आर केपेबल टू एंजॉय द राइट ऑफ प्रिवेसी। जो निजता का पूरा अधिकार आया है, वो कहां से आता है? उदारवाद से। अगर आपको उदारवाद की फिलॉसफी पता नहीं है, और देखिए विचारधारा कितना बड़ा महत्व होता है। अगर मैं उदारवाद की फिलॉसफी पता नहीं है, फिर संविधान क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद का पूरा संग्रह हो जाएगा।
फंडामेंटल राइट्स आप पढ़िए, उदारवाद की पूरी फिलॉसफी इसमें लगा लीजिए। उदारवाद की फिलॉसफी तो है, इसलिए इसका नाम है नकारात्मक उदारवाद, पहला कारण ये। अब इसको लिखवाने की आवश्यकता है क्या? कल भी ने बेसिक बात मैंने फिर इसी बात को भी कई बार रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, इसे क्लासिकल क्यों कहा जाता है? एक दूसरा भी नाम होता है क्लासिकल लिबरलिज्म। इसको हटा दें। अच्छा, दो तीन शब्द और आपको याद कभी आप देखिएगा नोट्स में, इसी का दूसरा नाम क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म, शास्त्रीय उदारवाद। क्लासिकल का मतलब ये होता है, शास्त्रीय का मतलब होता है किसी भी चरण में पहला प्रयोग, आरंभिक प्रयोग, दैट इज ए क्लासिकल। किसी भी क्षेत्र में जो पहला होगा, उत्पत्ति होगा, पहला चरण होगा, क्लासिकल। जैसे क्लासिकल म्यूजिक आप देखिए, क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल शब्द का मतलब होता है आरंभिक, पहला। और दूसरी बात है, नकारात्मक उदारवाद को जब भी हम पढ़ते हैं तो क्लासिकल उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद का ही है, अभिप्राय एक है। इसमें एक दो तीन शब्द और आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप देखेंगे पैटर्नल गवर्नमेंट, पितृसत्तात्मक सरकार। कई बार आपने देखा होगा, आप पैटर्नल गवर्नमेंट कहिए, पितृसत्तात्मक शासन कहिए। दूसरा मोनार्की या राजा का शासन कहिए, या तीसरा एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कहिए, निरपेक्ष शासन कहिए। आशय एक है, पितृसत्तात्मक सरकार, क्योंकि पितृसत्तात्मक का मतलब है, वो ध्यान देने की बात है, परिवार में पिता की सत्ता चलती है कि नहीं। वैसे आजकल महिलावादियों ने इस बात को हिला कर रख दिया है, वो कहते हैं वाई पैट्रियार्की, वाई पैट्रियार्की, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब जो पैटर्नल गवर्नमेंट की बात जो की जाती है, इसका मतलब है जैसे परिवार में पिता का शासन होता है, वैसे राज्य में राजा का प्रभाव होना चाहिए। और आप याद रखिए, हमारे परिवार का पिता इलेक्टेड होता है, हमारी सहमत पे होता है, या पैदाइशी हो जाता है? पैदाइशी हो जाता है। अच्छा, पिता का शासन संविधान से चलता है, उसकी इच्छाओं से चलता है? पिता आजादी देता है या छीनता है? सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए पैटर्नल गवर्नमेंट, जब हम पैटर्नल गवर्नमेंट कहें, दूसरा मोनारिकल, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब इसका पावर एब्सोल्यूट हो, लिमिटेड ना हो। एक ही मतलब है, इट इज अपोजिट टू लिमिटेड गवर्नमेंट। ये सीमित सरकार का विरोधी है, यह लोकतांत्रिक शासन का विपरीत है। यह सीमित सरकार का विरोधी है, ये लोकतांत्रिक शासन का विपरीत है। इसलिए इन तीनों के मतलब आप स्पष्ट रखिए, पैटर्नल गवर्नमेंट, मोनार्की, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। इनका मतलब होता है इट इज अपोजिट टू लिमिटेड गवर्नमेंट, ये सीमित शासन के खिलाफ है, लोकतांत्रिक शासन के भी खिलाफ है। तो क्लासिकल लिबरल्स इनकी आलोचना करते हैं। और तीन शब्द एक जैसे होते हैं, तीन शब्द एक जैसे होते हैं। जैसे जब कहें कि हम लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित शासन, या कहें लेसेस फेयर स्टेट, अहस्तक्षेपवादी राज्य। लिमिटेड गवर्नमेंट, लेसेस फेयर स्टेट, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इन तीनों के मतलब एक होते हैं। तो शब्दों के बारे में एकदम स्पष्ट क्लियरिटी रखिए। सीमित शासन, लेसेस फेयर स्टेट, संवैधानिक शासन, इसका एक मतलब होता है। लेसेस फेयर का मतलब अहस्तक्षेपवादी राज्य, लैटिन शब्द है अहस्तक्षेपवादी। अहस्तक्षेपवादी कहां? इसका मतलब है राज्य का हस्तक्षेप कहां होगा? केवल विधि व्यवस्था में, सेना में, पुलिस में। राज्य का हस्तक्षेप और किसी आर्थिक गतिविधि में नहीं होगा। लेसेस फेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि पितृसत्तात्मक शासन का अभाव और फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझौते की आजादी है,
ऐसा लेसेस फेयर स्टेट मानता है। तीनों के मतलब एक है। अगला, अब इसके उदारवाद के क्लासिकल या निगेटिव उदारवाद की कुछ विशेषताएं आपको बता दें। अब इसकी विशेषता आपको बता दें कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म इन द फर्स्ट फेज। तो पहला, व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया। व्यक्ति को केंद्रीय महत्व दिया गया, इंडिविजुअलिज्म। व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय महत्व दिया गया, व्यक्ति को केंद्रीय महत्व दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या संविधानवाद, संवैधानिक सरकार या संविधानवाद को महत्व दिया गया। चौथा, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को केंद्र में रखा गया। और एक शब्द आपने और भी नोट्स में बार बार देखा हुआ है, एटोमिस्टिक सोसाइटी। यानी क्लासिकल लिबरल्स क्या मानते हैं, यानी ऐसे भी मान लीजिए अणुवादी समाज। एटोमिस्टिक सोसाइटी, ये अगर नकारात्मक उदारवादियों की मान्यता आप देखेंगे, ये उदार व्यक्ति की आजादी को बल देते हैं, व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं, संविधानवाद को। शायद अब इसमें किसी शब्द को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा, भी ध्यान रखने की है, लिबर्टी तो अलग से हमारा चैप्टर ही है, मतलब इससे अंतर संबंध होता है, इसको भी विस्तार से हम बता देंगे आपको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एटोमिस्टिक सोसाइटी का नया शब्द आ गया। आपको याद दिला दें, जब हम समाज की व्याख्या करते हैं, अच्छा आधुनिक युग तो फिजिक्स से प्रभावित है ही है। इवन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इवन लिबरलिज्म इज इम्पैक्टेड बाय द साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन द यूरोप। जो वैज्ञानिक क्रांति हुई यूरोप में, उससे उदारवाद पर बड़ा प्रभाव आता है। तो कई ऐसे विचारक थे जो फिजिक्स का प्रयोग करते हैं पॉलिटिक्स में। दे वेरियस थिंकर्स आर देयर। अब आप जरा सोच के देखिए, एटम, अब फिजिक्स की मान्यता है कि दुनिया एटम से मिलकर बनी हुई है। दैट इज बेसिक assumption ऑफ फिजिक्स, दिस वर्ल्ड इज कंप्राइज ऑफ एटम्स। और आप याद रखिए, अगर दुनिया भौतिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, भौतिक अणुओं से मिलकर बनी हुई है, इसका मतलब इस दुनिया का निर्माण आत्मा, परमात्मा, ईश्वर नहीं किया है। तो फिजिक्स की मूल मान्यता ही भगवान से टकरा जाती है। और अगर सोच के देखिए, अगर दुनिया में बहुत सारे एटम्स हैं और दुनिया एटम से मिलकर बनी हुई है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच क्या रिलेशन है, या प्रत्येक एटम स्वतंत्र है। ईच एंड एवरी एटम इज एन इंडिपेंडेंट। वो आजाद है, स्वतंत्र है, या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। अच्छा, एक एटम का दूसरा एटम ताऊ लगता है, चाचा लगता है, मामा लगता है, क्या लगता है? अगर सोच के देखिए, जिस प्रकार एक एटम का रिलेशन दूसरे एटम से नहीं होता, अब वैसे ही आप कभी मेट्रो में जाइए, मेट्रो में हम मानव बैठा होता है, एटम बैठा होता है। अगर सोच के देखिए, कितने लोग मेट्रो से आते हैं सुबह सुबह, मेट्रो से आप आते हैं, किसी से आपकी बातचीत होती है? नहीं। अच्छा, मानव का स्वभाव तो ऐसा नहीं है। ये फैन का स्वभाव है, आपसे बातचीत नहीं करेगा, और गर्मी लग रही चल जाऊं, बंद हो जाऊं? नहीं। फैन वस्तुएं आपको देखकर रिएक्शन नहीं करती, मानव है आपको देख के रिएक्शन न करे, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, जरा सोच के देखिए, आप अपने गांव में खड़े होइए तो गांव का कोई व्यक्ति बोलेगा या ऐसे निकल जाएगा? बोलेगा, आपको पहचानता है, जानता है। मेट्रो में, मेले में भी हम अकेले होते हैं दोस्तों, और एक एक सेटम होते हैं। कुछ एटम किसी डब्बे में चढ़ेंगे स्टेशन पे, दूसरे एटम धर धरा के निकल जाएंगे, कोई किसी से परिचय नहीं। कई बार तो ऐसा होता है, आपको कोई हमारे सामने खड़ा है, एक बार देखा, हम एक बार देखा, हमने इधर मुक लिया, वो इधर मुक लिया, 2-3 बार देखा, क्या बात करें?
इसलिए ये भी देखिए एटम में भाग रहा है। इसलिए आपको याद रहे, व्यक्तिवादी, व्यक्ति प्रधान समाज को व्यक्त करने के लिए अगर किसी वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करें, उसका नाम क्या होता है? एटोमिस्टिक सोसाइटी, या इसीलिए कुछ मास सोसाइटी। व्यक्तिवादी समाज को प्रकट करने के लिए अगर दूसरा एक शब्द ढूंढे, इसका मतलब क्या होता है? अणुवादी समाज। यानी हमारे समाज में व्यक्ति प्रधान समाज हो गया है, जिसमें समाज की परंपराओं का, प्रथाओं का, परिवार का कोई मतलब नहीं है। अब खास तौर पे मेट्रो में रहने वाले लोगों को, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, अब लोग तो सलमान खान के पीछे परेशान है। यहां तो हर मोहल्ले में 10 लोग ऐसे हैं, विवाह ही नहीं किया, फर्क ही नहीं किसी से। अच्छा, आप जानते हैं कि आपका बगल कौन रहता है? हो सकता है हॉस्टल में आप हो तो आपको पता चल रहा है, अदरवाइज तो आप जिस मकान में रहते हो उसके बगल वाला आदमी क्या करता है आपको पता ही नहीं। क्या उसका रिलेशन है, उसकी शादी हुई है, नहीं शादी हुई, 3-4 शादी हुई है, क्या करता है, कोई संबंध आपका नहीं है। यानी हर व्यक्ति आजाद है, हर व्यक्ति का अपना एटीएम है, हर व्यक्ति अपनी दिशा में भागा जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? एटोमिस्टिक सोसाइटी, व्यक्ति प्रधान समाज। ऐसा उदारवादी मानते हैं, ये उदारवादियों की मान्यता है। दूसरी बात आपको याद दिला दें, बाकी चीज हमने एक्सप्लेन कर रखी है, सब बाकी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। सवाल ये है, अगर उदारवाद की ये मान्यता है, उदारवाद का पहले विचार आया या पहले व्यवस्था के रूप में आई? पहला देखेंगे, लिबरलिज्म में भी वे ऑफ लाइफ, पहला लिबरलिज्म में भी आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म में भी पॉलिटिकल सिस्टम टू। उदारवाद, उदारवाद कैसा हो सकता है? जीवन शैली के रूप में हो सकता है, कल हमने आपको बताया था। यानी उदारवाद कैसा होता है? विचारधारा के रूप में। उदारवाद पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में भी हो सकता है। उदारवाद पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में कैसा होगा? और पहले लगा कहां? थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए अगला। अब देखिए, इस मान्यताओं को लिखवाने की आवश्यकता नहीं, एक्सप्लेन करने, कल मैंने इसी को विस्तार से बता दिया था आपको। अगला, उदारवादी विचारों का प्रतिपादन, लॉक। उदारवादी विचारों का प्रतिपादन लॉक और बेंथम। लॉक और बेंथम जैसे विचारकों के द्वारा किया गया। लॉक और बेंथम जैसे विचारकों के द्वारा किया गया। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय स्कॉलर्स लाइक लॉक एंड बेंथम। जबकि इसका राजनीतिक व्यवस्था के रूप में राजनीतिक व्यवस्था अंडरलाइन, जबकि इसका राजनीतिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग इंग्लैंड और अमेरिका में किया गया। इसका राजनीतिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग इंग्लैंड और अमेरिका में किया गया। It was utilized as a political system first in England, later in United States of America। और आप याद रखिए, अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन मेडिसन ने उन्हीं विचारों को अपना लिया जिसे उदारवादियों ने, लॉक जैसे लोगों ने अपनाया था। अगर उदारवाद सीमित शासन, संवैधानिक शासन का नाम है, इसका प्रयोग किसने किया है? जेफरसन मेडिसन ने। अमेरिका का संविधान बनाओ पहला लिबरल मॉडल था।
अच्छा, ब्रिटेन में संविधान विकास के परिणाम स्वरूप आ गया, तो यूरोप और अमेरिका, इसका मतलब उदारवादी विचारधारा अपने ओरिएंटेशन में यूरो अटलांटिक है। और आगे चल के हम जब कंपैरिजन करेंगे, अगर जरा सोच के देखिए, जो विचारधारा अपने ओरिएंटेशन में यूरो अटलांटिक है, क्या वो पूरी दुनिया के लिए सुटेबल हो सकती है? अब वो ध्यान से देखेंगे, आगे चल के हम देखेंगे, आज भी सेकुलर वैल्यूज पे लोग सवाल उठाते हैं, नहीं उठाते हैं। और कल मैं देख रहा था, कल मैंने न्यूज़पेपर देखा, उसमें ईरान की एक महिला का फोटो दिखा गया था, और उसमें न्यूज में बात थी कि सरकार ने वहां सख्त आदेश दे रखा है, ईरान जैसे देशों में ड्रेस कोड है कि महिला का ड्रेस कोड होना चाहिए। तो सवाल है, ईरान उदारवादी मूल्यों क्यों माने? और कई बार हम ऐसा प्रोजेक्ट करने लगते हैं, ना जो उदारवादी मूल्य है वही दुनिया के लिए अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं। हमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी करना है, बिकॉज वी विल, आखिर में ये सवाल तो उत्पन्न होना ही चाहिए भाई। अच्छा, अब जरा सोच के देखिए, एशिया में खास बात है, एशिया में समाज, महातिर मोहम्मद थे, मलेशिया के प्रधानमंत्री। महातिर मोहम्मद ने कहा, अरे भाई, दीज वैल्यूज आर वेस्टर्न एंड वाई वी शुड अडॉप्ट दैट वैल्यूज। इसे जरा सोच के देखिए, उदारवादी विचारधारा क्या होती है कि मेरे पास एक गाय है, भैंस है, तो मैं गाय का दूध खुद मैं पीऊंगा और जब मर्जी गाय को बेच दूंगा। जबकि याद रखिए, हमारी भारतीय परंपरा ये कहती है, अगर हमारे पास एक गाय है और हम परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं, उसमें सबका हिस्सा होता है। जो बात महातिर मोहम्मद ने कही वो एशिया के लागू है। आखिर में बताइए, आप अपनी प्रतिभा और क्षमता के मालिक हैं या आपकी क्षमता में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया? ये समाज है, परिवार है हमारा विस्तार का, केवल आप अपनी चिंता करेंगे। दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट जो उदारवाद में आता है। इसे ये कहना कि उदारवाद हम दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट कि आखिर में उदारवाद अगर पश्चिम से उत्पन्न हुआ, वही वी शुड अडॉप्ट, और हमने किस सीमा तक अडॉप्ट किया है। लेकिन आप देखेंगे, हमारा संविधान किस विचारधारा बना हुआ है? उदारवाद। हमारे यद्यप हमने उसको थोड़ा समाजवादी गांधीवादी डायमेंशन दे रखा है, लेकिन वास्तविकता तो हमारा संविधान का फाउंडेशन लिबरल है। इस डिबेट पर हम आएंगे कि व्हाई ओनली लिबरल वैल्यूज आर सो मच इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, अजीब सी बात नहीं होती, जो कपड़ा न पहने वो आधुनिकता का प्रतिबिंब, और जो कपड़ा पहन ले वो दकियानूसी पिछड़ा। ये कौन सी बात है दोस्तों? लेकिन अभी से विचार होकर करेंगे, इन सवाल विचार ही तो बनाना है। इसे याद रखिए, वैचारिक रूप में आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, कोई ऐसे आप लिखिए, आजादी पर आ जाए ऐसे लिखिए, दंतना के बस नाम मतलब उसमें लिखिएगा, ऐसे ऐसे मोटे मोटे शब्द नहीं। ये विषय में, इससे में विषय का बेसिक फर्क ये होता है, हम आपको विचार दे देंगे, विचारक के नाम और की टर्म वहां नहीं लिखना है। विषय में की टर्म नहीं लिखेंगे, पेनलाइज हो जाएंगे। ऐसे में की टर्म लिखना शुरू कर देंगे, समझेगा अरे पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, वो बार बार उधर भाग रहा है, लॉ के बेंथम। नहीं नहीं, उनका विचार दीजिए, नाम नहीं, नाम नहीं, की टर्म नहीं, लेमैन के रूप में लिखिए उस बात को। इसलिए अगली बात है, अब जरा हम अगला देख लें, लागू हो गया। अब अगला है शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा की आलोचना। शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा की आलोचना। पहला, मार्क्सवादियों के द्वारा और विशेष रूप में मार्क्सवादियों के द्वारा और विशेष रूप में मार्क्स ने इस उदारवादी विचारधारा को
Even Marxist and particularly Marx criticize liberal ideology. विशेष तौर पर मार्क्स ने उदारवादी विचारधारा को बुर्जुआवादी पूंजीवादी कहा। They have projected this liberal ideologies as a bourgeoisie and capitalist. बुर्जुआवादी पूंजीवादी कहा और इसे प्रगामी और यथा स्थितिवादी कहा। इसे प्रगामी और यथास्थितिवादी कहा। यथास्थितिवादी का मतलब है स्टेटस कोइस्ट। स्टेटस कोइस्ट मीन्स which doesn't believe in a change। इसे क्या कहें? यथा स्टेटस कोइस्ट मतलब प्रगामी। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि उदारवादी विचारधारा प्रगतिशील है। उदारवादियों से मानेंगे तो ऐसा लगता है उनकी विचारधारा प्रगतिशील है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो ये भी लगता है उनकी विचारधारा प्रगतिशील है, लेकिन बारीकी देखने पर ऐसा लगता है नो, दे आर रेट्रोस्पेक्टिव, दे आर रिग्रेसिव। देयरफॉर लिबरल आइडियोलॉजी रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज रिग्रेसिव, वो प्रगामी है। और यथास्थितिवादी का मतलब है जो जिस स्थिति में है उसी को बनाए रखना चाहती है, जबकि मार्क्सवादी विचारधारा क्रांतिकारी है, रेवोल्यूशनरी और स्टेटस को इसमें फर्क है। रेवोल्यूशन मीन्स विच इज सीकिंग फॉर द क्वालिटेटिव चेंज इन सोसाइटी, दैट इज रेवोल्यूशनरी। क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए, हम समाज को बदल के रख देंगे। इसे मार्क्सवादियों से पूछा गया, और संयोग की बात है इंग्लैंड में लिख के रह के मार्क्स लिख रहा था। मार्क्सवादियों की विचारधारा मेरे से पढ़नी है, लेकिन मार्क्स बाबा से पूछा गया बताओ, ये बताओ मार्क्स बाबा, आजादी किसको मिली? उनका अंबानी को मिली है, अदानी को मिली है। और हमने तो उदारवादियों ने क्या किया? जा सिमरन जा, जी ली जिंदगी। हमने सिमरन से नहीं पूछा तुम्हारे पास एटीएम है कि नहीं है, तुम कहां जाओगी? सिमरन पढ़ी लिखी थी या नहीं लिखी थी, उसको कहीं नौकरी मिली या नहीं मिली, उसके बाद हमने कोई पूछताछ की? और दूसरी बात है, व्यक्ति को एक बात याद रखिए, मार्क्सवादियों ने एक एक करके इनकी धज्जियां उड़ा कर रख दी। मार्क्सवादियों से पूछा गया, मार्क्स बाबा ये बताओ आप स्वतंत्रता को नहीं मानते? उसने कहा, मार्क्स ने कहा स्वतंत्रता को मानते हैं बशर्ते सबको तो मिले। ये तो मुट्ठी भर लोगों को मिल रही है, ये पूंजीपतियों को मिल रही है, और मुट्ठी भर लोगों को, पूंजीपतियों को जो मिल रही है वो विचारधारा समाज के लिए ठीक है या एक विशेष वर्ग के लिए? ध्यान देने की बात है। मार्क्स ने कहा, मार्क्स से पूछा गया अच्छा ये बताइए ये संविधानवाद पर आपको आपत्ति है? मार्क्स ने सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्क्स से पूछा इस पे आपत्ति है? कहा इस पे थोड़ी आपत्ति है। मार्क्स ने कहा सबसे बड़ी आपत्ति तो ये है, ये। मार्क्स ने इसी को मैं जला के राख कर दूंगा, बुझाकर खाक कर दूंगा। यानी बात सीधी सी है, उदारवाद क्या कहता है? आजादी। उदारवाद क्या कहता है? डेमोक्रेसी। उदारवाद क्या कहता है? संविधानवाद। याद रखिए, शोषण पहले सामंत करता था, आज शोषण पूंजीपति कर रहा है। आजादी कहां मिली? आसमान से गिरे खजूर पेट के, इसे शोषण का रूप बदला। शोषण कहां समाप्त हुआ? इसे मार्क्स ने कहा असली आजादी यहां मिली नहीं है, शोषण करने वाले लोग बदल गए, आजादी कहां मिली हमें? मार्क्स ने धज्जियां उड़ा कर रख दी। मार्क्स से पूछा गया, मार्क्स का समाधान क्या? उनका समाधान मैं आमूल समाधान कर दूंगा, जड़ से समस्या को हल कर दूंगा। करोगे कैसे? खल्लास। इसे क्या करना है? खत्म। इसलिए अगला मार्क्सवादियों ने कहा ये वर्ग विशेष की विचारधारा है। इट इज एन आइडियोलॉजी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास।
मार्क्सवादियों ने कहा है वर्ग विशेष की विचारधारा है, पूरे समुदाय की भलाई का विचार नहीं है। इट इज नॉट एन आइडिया फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। पूरे समाज की भलाई का विचार ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे मार्क्सवाद की आलोचना आई, उदारवादी ये बात सुन रहे थे। उदारवादी ने इस बात को गहरे से देखा, और इंग्लैंड में तो ऐसी बात हुई 1840 के बाद, क्योंकि उदारवादी ये मानते थे कि अगर आप व्यक्ति को खुला छोड़ देंगे तो पूरे समाज की भलाई हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। उदारवादियों ने काम तो अच्छा किया, व्यक्ति को आजाद कर दिया, व्यक्ति को कई बंधनों से हटा दिया। राजा का बंधन नहीं रहा, परंपरा का बंधन नहीं, धर्म का बंधन नहीं, ये बंधन टूट गए। लेकिन सवाल ये है, बंधन तो सबसे बड़ा आर्थिक होता है, बंधन अभी भी लगा रहा। अब जरा सोच के देखिए, अब उदारवादियों से पूछा गया, उदारवादियों ने कहा सभी को छोड़ दो, सभी भला हो जाएगा। सभी को छोड़ देने से सभी का भला हो जाता तो समाज में कोई भीख मांगने वाला न रहता। सभी को छोड़ देने सभी का भला हो जाएगा, तो उदारवादी क्या कहते हैं, पूंजीपति को भी छोड़ दिया जाए, श्रमिक को भी छोड़ दिया जाए। उदारवादी कहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि पूंजीपति और श्रमिक के बीच समझौता होगा, और पूंजीपति श्रमिक को कितना पैसा देता है ये पूंजीपति की मर्जी है। श्रमिक काम करना चाहता है, नहीं काम करना चाहता, दिस इज चॉइस ऑफ लेबर। ये तो समझौते का परिणाम है, इसमें राज्य सरकार की भूमिका की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें तो राज्य सरकार रहेगा ही नहीं। इसलिए जो बात बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरे समाज में सबको खुला छोड़ देंगे, समाज में सबकी परिस्थितियां बराबर की नहीं होती, इससे समाज कैसा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उदारवादियों को गंभीर समस्या थी, बल्कि एक उदारवादी बड़ा था, व्यक्तिवादी इतना बड़ा था वो, स्पेंसर। स्पेंसर ने पूछा गया, ये बताओ स्पेंसर महोदय, आपने कहा था सभी खुला छोड़ देने पे पूरे समाज की भलाई हो जाएगी, यहाँ तो कोई गरीब हो गया। और इंग्लैंड में तो ऐसी परिस्थितियां हो गई, 18-18 घंटे मजदूर काम कर रहे थे। 18वीं शताब्दी का यूरोप, 16वीं शताब्दी से उदारवाद आया। 18वीं शताब्दी 200 साल बाद उसके दुष्परिणाम इतना तेजी देखने लगे, जैसे आज का दिल्ली है, एक तरफ देखेंगे बड़े बड़े भवन, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी। उदारवाद ने, अब दिल्ली में आप क्या कहेंगे, सभी खुले हैं, आजादी सभी को है, आजादी बेकार है, ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। लेकिन एक खास बात देखेंगे, उदारवादी बड़े होशियार होते हैं, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो हमेशा समस्या को देख के चेंज करने की बात करते हैं। 1840 के बाद रॉयल कमीशन की रिपोर्ट आई इंग्लैंड में। रॉयल कमीशन की रिपोर्ट ने 2-3 बातें बड़ी जबरदस्त तरीके से उजागर कर दी। रॉयल कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि भाई देखो, उदारवादी विचारधारा ने, उद्योग ने, पूंजीवाद ने सबका भला नहीं किया है। नंबर 1, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। और तीसरा, समाज में सभी की परिस्थितियां समान नहीं है। और आप ये कह रहे हो राज्य का काम क्या है, व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं है। राज्य ने सबको आजाद कर दिया है। इस वजह से अब ये विचार होने लगा कि नहीं नहीं, कुछ बेहतर काम किया जाए। जबकि स्पेंसर से पूछा गया था, बताओ भाई क्या किया जाए, तुम्हारा क्या मानना है। स्पेंसर ने कहा देखो एक बात बताएं, ये जो बूढ़े हैं, गरीब हैं, अपंग हैं, लाचार हैं, ये समाज की प्रगति को रोक रहे हैं, तो इनको बोरिया में भरो, समुद्र में फेंक दो। जबकि स्पेंसर खुद ही, क्योंकि स्पेंसर से पूछा गया यार गरीबी फैल रही है, तुम ऐसी बात करो, एक नंबर के सब काहिल है, सब कामचोर, बुद्धिहीन, ये समाज की प्रगति को पीछे करेंगे, सब खत्म करो। जबकि स्पेंसर की शारीरिक हालत ऐसी थी कि वो कभी 2-3 मिनट आंख खोल नहीं पाता था। वो इतना बड़ा विद्वान था, लेकिन उसकी आंख में प्रॉब्लम थी। तो वो क्या करता था, अपने एक सहायक को ले जाके नदी में तैरता, नदी में नाव से चलता रहता था, बोलता था, उसका सहायक उसकी किताब लिखता था, मैन वर्सेस स्टेट, मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं, मैन वर्सेस स्टेट। तो वो किताब लिखता था।
उस किताब में उसने व्यक्तिवादी की बिल्कुल पराकाष्ठा कर दी है। उसने कहा ना ना, व्यक्ति जो पिछड़ रहा है पिछड़ने दो, हटाओ इनको। लेकिन क्या वैसा ही होना चाहिए? क्योंकि एक बात आप याद रखेंगे, अगर मानव समाज ऐसा हो गया तो एक बच्चा पैदा होता है आवश्यकता लेकर या क्षमता लेकर? पूंजीवाद आवश्यकता की बात करता है, क्षमता की बात करता है? क्षमता। क्षमता का मतलब जो बहुत मेहनत करेगा, जो युवा होगा, उसको चीजें मिलेंगी। बच्चा पैदा होता है आवश्यकता लेकर, व्यक्ति बूढ़ा होता है आवश्यकता लेकर। पूंजीवाद में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मार्क्स के साथ साथ लाइब्रेरी में एक और भी व्यक्ति उसी के साथ लिख रहा था, उसका नाम है जीएस मिल। जीएस मिल ने कहा हाँ हाँ यार, ये प्रॉब्लम तो उदारवाद में है, और इसलिए जीएस मिल ने उदारवाद में करेक्शन कर दिया। और शायद यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी विशेषता है। इसे कहा जाता है उदारवाद को परिभाषित करिए, तो हम कहीं परिभाषा इसकी हो ही नहीं पाती, क्योंकि लगातार डेवलप हुआ है। ये लगातार अपने आप को करेक्ट करता चला है, ये लगातार अपने आप करेक्ट कर रहा है। और जो अपने आप करेक्ट करेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। उदारवाद ने जब मिल ने बात कही, तुरंत उदारवाद ने अपने आप को करेक्ट कर लिया, और इसलिए उदारवाद का सेकंड फेज शुरू हुआ, जिसे कहा गया मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद। यह इसका दूसरा नाम है रिवाइज्ड लिबरलिज्म। रिवाइज्ड लिबरलिज्म। इसका तीसरा नाम है केन्सेनियन स्टेट, केन्सवादी राज्य। जेम्स मेनार्ड कीन्स वॉज ए वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट। मेनार्ड कीन्स एक अर्थशास्त्री थे। केन्सेनियन स्टेट कहिए या कहिए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का विचार, बात एक ही है। या कुछ लोग कहते हैं आधुनिक उदारवाद, संशोधित उदारवाद, केन्सवादी राज्य, वेलफेयर स्टेट। अच्छा, कल्याणकारी राज्य का एक और भी नाम है नैनी स्टेट। नैनी का मतलब दाई होता है, नैनी स्टेट। अब एक एक के मायने आपको बता देंगे। रिवाइज का मतलब संशोधन कहां किया गया? यहां पे क्लासिकल विचारों में संशोधन किया गया। दूसरा, केन्सियन स्टेट क्यों है, आगे कारण बता देंगे आपको। वेलफेयर का भी मतलब बता देंगे। देखिए, पहला अगर देखें, मॉडर्न का मतलब है उससे नया था। उदारवाद 16वीं शताब्दी में आया, इसने 18वीं शताब्दी में विचार दिया। इन्होंने मूल बात कही क्या? पहला। अच्छा, इसका और एक नाम है पॉजिटिव लिबरलिज्म, सकारात्मक उदारवाद। जो भी आप कह लीजिए, और सबके मतलब क्या आपको बता देंगे। शब्दों का हेर फेर है, अभिप्राय एक ही है। तो पहला पॉइंट है, सेबाइन का मानना है, SABINA, सेबाइन का मानना है कि शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन करने वाले पहले विचारक शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन करने वाले पहले विचारक मिल है, J.S. Mill. J.S. Mill is the first thinker
who amended the principle of classical liberalism. शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन करने वाले पहले विचारक जीएस मिल हैं, जिन्होंने राज्य के नकारात्मक कार्यों को सकारात्मक कार्यों में परिवर्तित कर दिया। सकारात्मक कार्यों में, even who change the negative function of a state into positive one. राज्य के नकारात्मक कार्यों को सकारात्मक कार्य बदल दिया। तो खास तौर पर देखेंगे सकारात्मक का मतलब क्या होता है। राज्य काम सकारात्मक हो जाए तो उदारवाद क्या होगा, सकारात्मक। संशोधित क्यों, किसमें संशोधन, यहां, यही तो मतलब है इसका। अब आप देखेंगे कि मिल ने क्या कहा, मिल ने कहा कि राज्य का काम सकारात्मक क्यों होना चाहिए। इसका मतलब है अब राज्य पुलिस स्टेट का विचार नहीं रहा, क्योंकि मिल ने जो परिस्थितियां देखी और मिल ने राज्य काम सकारात्मक कैसे बनाया। अगला पॉइंट, मिल के अनुसार राज्य के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, राज्य के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, पेंशन, वृद्धों को सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, पेंशन, वृद्धों को सहायता प्रदान की जाएगी। वृद्धों को सहायता प्रदान किया जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। यानी आज राज्य का काम कैसा है, यही तो है। मिल ने कितनी आसानी से चेंज कर दिया। आप पूछेंगे, अच्छा आप पूछेंगे इसका मतलब है अब राज्य पुलिस और सेना मेंटेन नहीं करेगा। राज्य का काम पुलिस और सेना मेंटेन तो करना है ही है, वो तो करेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी राज्य ये काम करेगा। अब बताइए, शिक्षा देना, स्वास्थ्य की सुविधा देना, कल्याणकारी सुविधा देना, पेंशन देना नकारात्मक है या सकारात्मक? नकारात्मक है, सकारात्मक? क्योंकि वो दिया जा रहा है। अब किसी के, जैसे अभी आप देखें सरकार किसानों के लिए पैसा दे रही है 6,000 रुपए, 6,000 रुपए दे देना। पुलिस ने तो ठन्नी कभी नहीं दिया, पुलिस ने ले लिया दोस्तों। पुलिस और सेना ने कहा पैसा दिया क्या, अब राज्य तो पैसा दे रहा है। अब जरा सोच के, अभी तो राज्य लोगों को घर बनवा दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है जिस तरीके से भारत में नक्सलवादी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए कल्याणकारी राज्य कामों को प्रभावी बनाया गया, वही काम मिल ने इंग्लैंड में कर दिया। अब पूछिए